लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे, प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किए थे। आज भी उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग क्लास 12 में जो है उसका उसी प्रोबेबिलिटी जो है क्या बोलते हैं उसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसके ऊपर हम लोग आएंगे। तो आज पहले लास्ट क्लास जो पढ़े तो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और कुछ जेई का क्वेश्चन उसके ऊपर कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑड्स इन फेवर, ऑड्स अगेंस्ट, इसका बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड देन विल गो टू व्हाट दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके, चलो देखते हैं हम लोग कितना दूर तक पहुंच पाएंगे आज। ठीक है, ये जैसे लास्ट क्लास में पढ़ाया था, काफी सारे डेफिनेशन हम लोग पढ़ लिए थे प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने से पहले। एंड उसके बाद क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी जो हमको बोल रहा था क्या, किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस निकालना है हमको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ केसेस, है ना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यू कैन से। तो n ऑफ p बाय n ऑफ s, तो प्रोबेबिलिटी का सबसे मिनिमम वैल्यू जो होता है 0 होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है 1। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के अंदर रहता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कैसे निकालते हैं, अगर इवेंट का प्रोबेबिलिटी e है, इवेंट e है, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हमारा e नॉट e टू पर c या फिर e बार हम लोग बोलते हैं। तो ये दोनों का प्रोबेबिलिटी जोड़ देंगे तो इट इज कमिंग टू बी 1। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। एक तो क्वेश्चन हमारा ये जेई 2021 में ही आया था एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, टू डाइस आर रोल्ड वंस, टू डाइस आर रोल्ड वंस हो सकता है इफ द 6 फेसेस ऑफ both the dice are 1 2 3 5 7 11, then the probability that the sum of the number of the top of the faces is less than or equal to 8 each। पूरा सिंपल क्वेश्चन है, खाली यहाँ पे हमको क्वेश्चन में बोला है कि ये हमारा नॉर्मल डाई नहीं है। नॉर्मल डाइस में क्या होता है हमारा 1 2 3 4 5 6 ऐसे हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे बोल दिया है कि वहाँ पे जो 6 फेसेस है उनमें 1 2 3 5 7 और 11 लिखा हुआ है ना। तो ये सारी चीज इसमें लिखा हुआ है। तो हमारा जो नंबर ऑफ आउटकम जो है वो तो चेंज नहीं होने वाला है, लेकिन हमको नंबर ऑफ आउटकम्स इज गोइंग टू बी 36 अगेन, क्योंकि 6 into 6 36 हो जाएगा। बट यहाँ पे जो हमारा सम जो हम लोग स्टार्ट कर रहे थे क्या 2 3 4 ऐसे करके कर रहे थे, दैट इज गोइंग टू चेंज ऑफ कोर्स। हो गया ना। चलो देखते हैं हमारा क्या हो पाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ऐसे करते हैं कि इसका प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस निकाल लेते हैं। n ऑफ s इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 36, ये हमारा आ गया। अब हम लिखते हैं कि e इवेंट e क्या हो सकता है। इवेंट e क्या होगा, हमारे पास दो ठो डाई है, दो ठो डाई है। एक डाई में मान लेते हैं 1 आया है, दूसरा डाई में क्या क्या आ सकता है देख लेते हैं। मान लेते हैं पहला डाई में 1 आया है, तो दूसरा डाई में क्या आ सकता है 1 आ सकता है, फिर दूसरा डाई में क्या आ सकता है 2 आ सकता है, फिर क्या आ सकता है 3 आ सकता है, और 5 आ सकता है, और 7 आ सकता है, और क्या हो सकता है 11 भी आ सकता है। बट 11 हम काउंट में नहीं लेंगे, इसीलिए काउंट में नहीं लेंगे क्योंकि 11 अगर लेंगे तो सम हो जाएगा क्या 12। अब हमको बोला है कि सम इज 8 और लेस देन 8, तो यहाँ तक हमारा सम 8 हो रहा तो हम ये ले पाए। अब हम बात करते हैं पहला डाइस में अगर 1 नहीं गिर के 2 गिरा होगा तो क्या पॉसिबिलिटीज आ सकता है। तो दूसरा में हमारा 1 आ सकता है, पहला में 2 दूसरा में 2 ये भी हो सकता है, पहला में 2 दूसरा में 3 ये भी हो सकता है, और क्या हो सकता है पहला में 2 दूसरा में 5 ये भी हो सकता है। आई थिंक दिस इज आल्सो पॉसिबल। 1 2 3 4 हो गया। और क्या हो सकता है पहला में 2 दूसरा में 7, ना ये तो नहीं हो सकता। ओके, तो विल हैव दिस पॉसिबिलिटी। अब तीसरा में देखते हैं कि पहला में 3 दूसरा में 1, पहला में 3 दूसरा में 3 ने 2, पहला में 3 दूसरा में 3, पहला में 3 दूसरा में 5, यहां तक हमारा आ सकता है क्योंकि अभी भी सम हमारा 8 हो रहा है। अब हम लोग आ जाते हैं क्या, उसके बाद अगर 3 7 लेंगे तो सम विल बी 10, दैट विल बी मोर देन 10, 8 आ जा रहा है। सो पहला में 3 तक आ गया। अभी पहला में लेते हैं 5,
अगर पहला में 5 लेंगे, दूसरा में हमारा हो सकता है 1 5 1, उसके बाद 5 2 और 5 3, 5 1 5 2 5 3. So these are possibilities. And next what will be that? पहला में अगर हमारा 7 आया, दूसरा में आ सकता है हमारा 1 7 और दूसरा में आ गया हमारा 1, तो जाके 8 हुआ. तो लेट अस सी कि हमारा कितना तो आउटकम निकल के आया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड देन दिस इज 17. तो इवेंट में हमारा 17 एलिमेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो गया हमारा क्या 17 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारा 36 था. तो 17 by 36 इज माय आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन ए में है. यह हमारा इसी साल क्वेश्चन में आया था 2021 में. एंड सी दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी. खाली हमको थोड़ा क्या बोलता है देखना पड़ता है, यहाँ पे थोड़ा हमको चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन सा एलिमेंट आ सकता है. Now let us come to next question. Next question, what is that? Words with or without meaning are to be formed from the letters of the word examination. The probability that the letter M appears in the fourth position is what? तो ये भी हमारा अरेंजमेंट का ऊपर क्वेश्चन है एंड इट इज आल्सो ए वेरी इजी क्वेश्चन आई कैन से, क्योंकि यहाँ पे सिंपल पहले तो हम निकाल लेंगे कि एग्जामिनेशन में जो लेटर्स है उनको हम कितना में सजा पाएंगे. तो अगर उसको हम कितना में सजा पाएंगे देखूं तो एग्जामिनेशन में मेरे को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 11 लेटर्स आर देयर. तो 11 फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं, लेकिन सारे लेटर यहाँ पे अलग अलग नहीं है, बहुत सारे अलाइक लेटर टाइप का भी है. तो क्या क्या अलाइक है, जैसे n 2 ठो है, n हमारे पास 2 ठो है, तो 2 फैक्टोरियल हो गया डिवाइड. उसके बाद हमारा क्या हो गया a हमारे पास 1 2 ठो है a, तो ये भी 2 फैक्टोरियल हो गया. उसके बाद और क्या हो सकता है हमारा एग्जामिनेशन हमारा 3 ठो आ रहा था, यस i हमारे पास 1 2 ठो आया, तो ये 2 फैक्टोरियल हो गया. तो ये हमारा क्या n ऑफ s हो गया. सॉरी मैं n ऑफ e लिखा हूं, दिस शुड बी n ऑफ s. ये हमारा n ऑफ s हो गया. अभी n ऑफ e हमारा क्या हो जाएगा कि हमारा पास जो 11 पोजीशन है, तो वी हैव दिस पोजीशंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, 11 पोजीशंस आर देयर व्हिच आर टू बी अरेंज्ड. ऑफ दैट द फोर्थ पोजीशन इज m. मतलब ये वाला जगह हम सजा नहीं सकते हैं, ये वाला जगह फिक्स्ड हो गया हमारे लिए, ये वाला जगह हम सजा नहीं सकते. तो बाकी हमारे पास 10 तो जगह है, वो 10 तो जगह को हमको सजाना है. तो ऑफ कोर्स वी हैव अगेन 10 लेटर्स आर देयर. तो हमारा ये आंसर क्या होना चाहिए 10 फैक्टोरियल होना चाहिए डिवाइडेड बाय, क्योंकि लेटर m तो 2 3 तो है नहीं, अलाइक तो है नहीं m के लिए, तो इसीलिए बाकी 2 ठो मतलब वही फिर से बचा है, a 2 ठो बचा है, n 2 ठो बचा है और i 2 ठो बचा है. सो दिस विल बी 2 फैक्टोरियल, देन अगेन 2 फैक्टोरियल, अगेन 2 फैक्टोरियल. तो ये हमारा हो गया क्या बोलते हैं n ऑफ e. तो अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो हमको आंसर मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ e इज इक्वल टू व्हाट. लेट अस डिवाइड दिस टू, दिस विल बी 10 फैक्टोरियल by 2 factorial into 2 factorial into 2 factorial whole divided by, this is your 11 factorial divided by 2 factorial into 2 factorial into 2 factorial. But I can see here कि हमारा आंसर तो नहीं मैच कर रहा है. 10 into 10 factorial, यहाँ पे 11 into 10 factorial हो गया, 11 into 10 factorial. तो we are getting 1 by 11 here. क्वेश्चन में कुछ और दिया है क्या? Words with or without meaning are to be formed from the letters of the word examination. The probability that the letter M appears in the fourth position. ठीक है, M हमारा फोर्थ पोजीशन में है. ओके, तो बाकी हम सजा दिए. कितना लेटर था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ठीक है, एनीवे तो हो सकता है हम क्वेश्चन पूरा ठीक से नहीं लिखे, शायद और कुछ कंडीशन दिया होगा या फिर ऑप्शंस में हम कुछ गलत लिख दिए हैं. तो आंसर इज कमिंग 1 by 11 फॉर दिस पर्टिकुलर केस. अगर ऐसे ही दिया है क्वेश्चन तो इस हिसाब से आंसर हमारा 1 by 11 होगा. ठीक है, क्लियर.
चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया है कि बोला है कि a 7 digit number is formed from the digits 3 3 3 4 4 4 5 5. The probability that the number so formed is divisible by 2 is okay। तो बोला है कि इनको लेके यहाँ पे हमारे पास जो डिजिट गिवन है उसमें से 7 डिजिट नंबर बनाया गया है, उसमें से हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है और नंबर डिविजिबल बाय किसका, डिविजिबल बाय 2, तो उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो n ऑफ p हो जाएगा कितना, n ऑफ s, इनफैक्ट n ऑफ s, तो हमारे पास 7 डिजिट्स है तो 7 फैक्टोरियल होगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 2 ठो 3 है तो 2 फैक्टोरियल इनटू 2 ठो नहीं 3 ठो से 4 है तो 4 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल, सॉरी 5 2 ठो है तो दैट विल बी 2 फैक्टोरियल। ये हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो गया। n things when p of them are of one type, q of them are of the second type, r of them are of the third type, तो इस टाइप पे यूज करके हम निकाल लिए। अभी इवेंट e का बारे में बोल रहा है क्या, वर्ड्स या फिर नंबर्स डिविजिबल बाय 2। नंबर्स डिविजिबल बाय 2 का मतलब होता है कि हम कहीं पे भी कुछ भी अरेंज नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास जो 7 ठो पोजीशन होगा, वो 7 पोजीशन में से मेरे को ये लास्ट वाला पोजीशन में, यस अच्छा 4 फैक्टोरियल नहीं है, ये 3 फैक्टोरियल है, ठीक है, थैंक यू। तो ये 3 फैक्टोरियल हो गया। तो अभी हमारे पास जो नंबर डिविजिबल बाय 2 बोला है, तो मतलब ये वाला प्लेस जो है ना, ये वाला प्लेस हमारे लिए क्या हो गया, रेस्ट्रिक्टेड प्लेस हो गया। इस प्लेस पे हम 3 तो डाल नहीं सकते हैं, 5 डाल नहीं सकते हैं, 4 खाली डाल सकते हैं, और लाइक है तो 3 वेज हम नहीं लिख सकते हैं, दैट इज 1 वे ओनली। तो ये वाला जगह हमारा हो गया 4 जो कि 1 वे में हो गया। अब हमारे पास बाकी 6 ठो प्लेस बच गया, ये 6 प्लेस को हमको सजाना है, 6 प्लेस को हमको सजाना है। तो हमारे पास जो डिजिट्स अभी अवेलेबल है, तो डिजिट्स क्या क्या है, 2 ठो 3 है, 2 ठो 4 है और 2 ठो 5 है। तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, ये हमारा आंसर हो गया। नहीं मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इवेंट हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट क्या हो जाएगा फिर, इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल इनटू, यहाँ पे मैं इसको डिवाइड करूंगा तो उल्टा कर देता हूँ, 2 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय हमारा नीचे कितना है, 7 फैक्टोरियल। चलो अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं थोड़ा। 2 फैक्टोरियल का साथ 2 फैक्टोरियल कैंसिल, फिर से 2 फैक्टोरियल का साथ 2 फैक्टोरियल कैंसिल, तो यहाँ पे हमारा 6 फैक्टोरियल है तो रहने देते हैं, इनटू यहाँ पे 3 फैक्टोरियल को हम लिख लेते हैं, 3 इनटू 2 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा वो, डिवाइडेड बाय नीचे हमारा क्या 2 फैक्टोरियल है यहाँ पे, इनटू 7 को लिख सकते हैं 7 इनटू 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल के साथ 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 फैक्टोरियल के साथ 2 फैक्टोरियल कैंसिल, तो हमारा जो आंसर हो गया कितना हो गया, 3/7। क्लियर ऑल ऑफ यू? चलो फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोला है कि A denotes the event that a 6-digit integer formed by 0 1 2 3 4 5 6 without repetition be divisible by 7, then probability of A is what? Probability of A is what? तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम सैंपल स्पेस बनाते हैं। क्वेश्चन में हमको थोड़ा समझना पड़ेगा कि हमारा सैंपल स्पेस यहाँ पे क्या होगा। सैंपल स्पेस एक्चुअली क्या होगा, ये जो नंबर सबको लेके जितना को नंबर, सॉरी ये सब डिजिट सबको लेके जितना को नंबर बन सकता है सब बना लेंगे, नॉट 6 डिजिट, जितना को नंबर बन सकता है सब बना लेंगे, जितना को नंबर इनमें से लेके बना सकते हैं सब नंबर बना देंगे। उसके पास उसमें से ढूंढेंगे हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स आर देयर जो कि डिविजिबल बाय 3 है, और वो करने का बाद वो दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। मतलब n ऑफ s इज गोइंग टू बी व्हाट, हमारे पास 7 ठो प्लेस है, ये 7 ठो प्लेस को लेके
हमको नंबर बनाना है। ये 7 ठो प्लेस है, ये 7 ठो प्लेस को लेके हमको नंबर बनाना है। ओके, तो ये 7 ठो प्लेस को लेके अगर हम नंबर बनाएंगे तो हमारे पास कितना ठो नंबर बनेगा? तो ये प्लेस को तो मैं 6 वे में फिलअप कर सकता हूं। दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 6 वेज। ओके, ये प्लेस हमारा 6 वेज में फिलअप हो जाएगा। बाकी दिस प्लेस, ये जो प्लेसेस सब है, ये जो प्लेसेस सब है, इसको हमारे कितना हमारे पास अब 6 ठो लेटर बचेगा, तो कैन बी फिल्ड इन 6 फैक्टोरियल वेज। मतलब हमारा एन ऑफ एस जो होगा ना, ये हो जाएगा हमारा 6 into 6 फैक्टोरियल। एन ऑफ एस इज गोइंग टू बी 6 into 6 फैक्टोरियल। ये हमारा हो गया क्या? नंबर ऑफ नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म, है ना। इसमें हमारा क्या पास क्या है? इसमें हमारे पास क्या हो गया? सारे 7 डिजिट नंबर भी है ना, और 6 डिजिट नंबर भी यहाँ पे हमारे पास होगा। अगर मैं यहाँ पे सॉरी ये बन गया हमारा टोटल नंबर ऑफ नंबर्स व्हाट वी आर गेटिंग। दिस इज ऑल 7 डिजिट नंबर्स। ये हमारा सब 7 डिजिट नंबर्स हो गया, ठीक है। दिस इज ऑल 7 डिजिट नंबर्स। तो हमको बोला है कि ए क्या बोल रहा है? ए इज इक्वल टू क्या बोल रहा है कि नंबर्स डिविजिबल बाय 3। 6 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 3। कितना 6 डिजिट नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल है? अच्छा, 3 से अगर डिविजिबल है, मान लेते हैं नंबर डिविजिबल बाय 3 है, अब क्या बोलते हैं? 3 से डिविजिबल, मतलब सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो हम क्या ले सकते हैं फिर? 0 1 2 3 4 5, क्योंकि ये सब का सम अगर करेंगे तो 15 आ रहा। ये सब का सम अगर हम लोग करेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट 15। ये सब का सम जो हमको मिलेगा ये 15 मिलेगा। ओके, और क्या हो सकता है? और डिजिट्स, इसमें से हम क्या छोड़ सकते हैं? इसमें से हम क्या छोड़ सकते हैं? 1 2 3 4 5। अच्छा, हमारे पास डिजिट 6 भी है, तो अगर हम यहाँ पे 0 छोड़ देंगे तो ये तो 15 हुआ। 0 छोड़ देंगे तो यहां से तक 15 हुआ। एक 6 भी उसके साथ ले सकते हैं। क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और क्या छोड़ सकते हैं? और क्या ले सकते हैं केस? और केस ले सकते हैं कि यहाँ पे 15 है ना, 15 से ये 3 को हटा देते हैं। 3 को हटा देंगे तो 12 हो जाएगा और उसके जगह में 6 ले लेंगे, और हमारे पास हो जाएगा क्या? 0 1 2 4 5 6। सो दीज आर द केसेस। अगर हमारे पास ये 6 ठो डिजिट है, हमारे पास अगर ये 6 ठो डिजिट है, तो ऑब्वियसली हमारा 6 डिजिट नंबर मिलेगा। ये 6 डिजिट है तो हमारे पास 6 डिजिट नंबर मिलेगा। ऐसे अगर ये 6 डिजिट है तो हमको ये 6 डिजिट लिए हैं तो नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। ये 6 डिजिट लिए हैं तो नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। ये 6 डिजिट लिए हैं तो भी नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अब हमको करना क्या है एग्जैक्टली? कितना ठो एलिमेंट, कितना ठो नंबर फॉर्म हो सकता है, अभी हम निकालते हैं। कितना ठो नंबर फॉर्म हो सकता है, अभी वो निकालते हैं। 6 डिजिट नंबर ही मेरे को चाहिए अभी। नाउ आई वांट 6 डिजिट नंबर। कितना ठो 6 डिजिट नंबर फॉर्म हो सकता है, इसको लेके हम निकाल लेते हैं। तो इसको लेके हमारे पास कितना ठो 6 डिजिट नंबर बनेगा बताओ? सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? अभी हमारे पास 6 ठो प्लेस बचेगा। 1 2 3 4 5 6। क्योंकि 0 अवेलेबल है तो हम स्टार्ट करेंगे ये प्लेस से। दिस इज गोइंग टू बी 5 वेज इनटू रेस्ट ऑफ द प्लेस को हम फिलअप कर सकते हैं 5 फैक्टोरियल वेज में। प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे? और में हमारे पास क्या है? ये 6 ठो का लेके हमको नंबर बनाना है। दिस इज गोइंग टू बी 6 फैक्टोरियल, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस यहाँ पे हमारा फिर से वही हो गया कि 0 अवेलेबल है तो हमारे पास क्या हो जाएगा फिर? 5 into 5 फैक्टोरियल। सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ 6 digit numbers. This is the total number of 6 digit numbers
that can be formed. 6 डिजिट नंबर इतना तो फॉर्म हो सकता है जो कि डिविजिबल बाय 3 है। तो अगर मैं इसको जोड़ दूं तो व्हाट आई एम गेटिंग, दिस इज 2 into 5 into 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल। इसको एक्चुअली हम 7 डिजिट नंबर लेने से कैसे करेंगे, ये नहीं होगा, तो 7 डिजिट नंबर तो नहीं कर सकते, इसमें हमको 6 डिजिट नंबर ही बनाना पड़ेगा। तो 6 डिजिट नंबर कितना तो बन सकता है हम देखेंगे। ये तो 6 डिजिट नंबर डिविजन बाय 3 हो गया, तो 6 डिजिट नंबर कितना तो बन सकता है वो देखते हैं यहाँ पे। तो ये वाला प्लेस हम 6 वे में फिलअप कर सकते हैं, बाकी हमारे पास बच गया हमारा पास 5 प्लेस। वो 5 प्लेस में हमको डिजिट डालना है कोई भी 5, तो हमारे पास 6 डिजिट होगा, उसमें से कोई भी 5 डिजिट हम डाल सकते हैं 6p5 वे में, 6p5 वे में। तो ये बन गया हमारा 6 into 6 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल, दैट इज अगेन 6 फैक्टोरियल। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ a कितना हो जाएगा, दिस इज 2 into 5, दैट इज 10 into 5 फैक्टोरियल into नहीं प्लस 6 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय, नीचे हमारा कितना हो गया 6 into 6 फैक्टोरियल। लेट मी डू वन थिंग, ये जो 6 फैक्टोरियल इसको 5 फैक्टोरियल कर लेता हूं, इसको भी 5 फैक्टोरियल कर लेता हूं। So this will be 10 into 5 factorial plus 6 into 5 factorial whole divided by 6 into 5 factorial whole divided by 6 into 5 factorial. So 5 factorial सारे कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा बचेगा कितना 16, नीचे हमारा 36, 16 divided by 36। तो इसको अगर मैं 4 में कैंसिल कर दूं तो we are getting 4/9, तो 4/9 हमारा आंसर होना चाहिए। सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। समझ में आया सबको? चलो अगला सवाल देखते हैं। नहीं, अगला सवाल नहीं, ये हमारा है क्या, ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट। देखो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमारे पास 3 चीज है। एक तो मतलब देगा, मतलब क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी देने के लिए 3 ठो वे है। एक तो हमारा डेफिनेशन से हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, एक तो हो गया ऑड्स। ये ऑड्स एक केस है जिसको लेके हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, और एक हो गया क्या परसेंटेज देके भी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोल सकता है ना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस वन इज 30%, तो 30/100 हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाता है उसका। ये ऑड्स क्या होता है, ऑड्स क्या होता है मैं बताता हूँ एक एग्जांपल देके। मान लेते हम क्या कर रहे हैं, कॉइन को थ्रो कर, नहीं कॉइन नहीं, डाई को हम थ्रो कर रहे हैं। डाई को थ्रो कर रहे हैं तो हमारा आउटकम्स तो होगा 1 2 3 4 5 6, ये सभी को पता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलो अब मैं बता रहा हूँ एक चीज, एक इवेंट बता रहा हूँ, इवेंट क्या है, गेटिंग ए नंबर मोर देन 4, गेटिंग ए नंबर मोर देन 4। तो हमारे पास 4 से ज्यादा जो है वो हो गया 5 और 6, ये हमारा इवेंट है, ये हमारा क्या हो गया इवेंट। तो इवेंट का जो कॉम्प्लीमेंट है बाकी सब बच गया 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो अब मेरे बात ध्यान से सुनो, अगर मैं बोलूंगा ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर ऑफ द इवेंट क्या है, तो हम क्या करेंगे कि इवेंट में कितना तो एलिमेंट है देख लेंगे, और इवेंट का कॉम्प्लीमेंट में कितना एलिमेंट देंगे उनका रेशियो देंगे 2:4। मतलब अभी हमारा सैंपल स्पेस का रोल नहीं है। जब हम ऑड्स लिखते हैं उसमें सैंपल स्पेस का रोल नहीं है। रोल नहीं है मतलब क्या, यूज नहीं होता है यहाँ पे मतलब वैल्यू लिखते समय। सैंपल स्पेस का तो रोल है ही ऑब्वियसली, लेकिन उसका यूज नहीं होता है यहाँ पे लिखने में, ऑड्स लिखते समय। ऑड्स लिखते समय हम क्या करते हैं, सैंपल स्पेस पे से देखते हैं कितना तो फेवरेबल केस है, फेवरेबल केस पहले लिखते हैं, इज टू अनफेवरेबल केस। ऑड्स इन फेवर का बात कर रहा हूं, अगर ऑड्स इन फेवर का बात कर रहा हूं तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस इज टू अनफेवरेबल केस। जबकि प्रोबेबिलिटी में क्या होता था, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये प्रोबेबिलिटी निकालते समय निकालते। लेकिन ऑड्स इन फेवर निकालते समय फेवरेबल केस इज टू नॉन फेवरेबल केस, दैट्स ऑल। अगर ऑड्स अगेंस्ट बोल दिया जाए
तो फिर अनफेवरेबल केस डिवाइडेड बाय फेवरेबल केस, अनफेवरेबल केस इज टू फेवरेबल केस। सो यही हमारा होता है कि odds in favor of an event is equal to number of favorable cases by number of unfavorable cases। तो ये भी ऑब्वियसली सैंपल स्पेस से ही निकलता है, सबको पता है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केस जो है वो मान लेते हैं सैंपल स्पेस 5 मान लेते हैं सैंपल स्पेस 36 है। अगर फेवरेबल केस 5 तो आया, अनफेवरेबल केस 31 ऑब्वियसली आ जाएगा, तो 5/31 हो जाएगा। अगर फेवरेबल केस 12 ठो आया तो अनफेवरेबल केस कितना ठो आ जाएगा 24, तो 12/24। तो 12/24 तो हमको देगा नहीं, odds इन फेवर बोलेगा नहीं, 12/24 बोलेगा क्या 1:2। सो हम यहाँ पे इतना करें, सॉरी यहाँ पे हम ये कंफ्यूजन हमारा दिमाग में नहीं रखेंगे कि अगर odds दे दिया है तो उसमें जो दिया है पहले वाला वो नंबर ऑफ फेवरेबल केस है और दूसरे वाला नंबर ऑफ अनफेवरेबल केस, वो नहीं है, उनका रेशियो है। जैसे मैं बताया कि नंबर ऑफ फेवरेबल केस 12 है, नंबर ऑफ फेवरेबल केस 12 है और अनफेवरेबल केस 24 है, तो हमको क्वेश्चन में ये तो नहीं बोलेगा कि, या फिर जो भी देगा ये तो नहीं बताएगा कि odds in favor of the event is 12:24, हमको बोलेगा 1:2। तो हम इसमें से ये कंक्लूजन तो ड्रॉ नहीं करेंगे कि 1 जो है नंबर ऑफ फेवरेबल केस है और 2 जो है नंबर ऑफ अनफेवरेबल केस है। हम ये कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि नंबर ऑफ फेवरेबल केस और नंबर ऑफ अनफेवरेबल केस जो है उनका रेशियो जो है वो हो गया हमारा क्या बोलते हैं 1:2। तो अगर आपको इन टर्म्स ऑफ x लिखना होगा तो इट विल बी x, इट विल बी 2x, x plus 2x इज द टोटल नंबर ऑफ क्या outcomes in the sample space। Just the same way odds against an event क्या हो जाएगा number of unfavorable cases by number of favorable cases, that's all। और इसको हम अगर प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर ले, मान लेते हैं odds in favor बोल दिया, odds in favor, मैं इसको लिख देता हूं, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है तो लिख देता हूं। ओके, मान लेते हैं ऐसे दिया है odds in favor of E are x:y, odds in favor of E are x:y। तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E will be x divided by x plus y, x divided by x plus y, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश जो है ना वो हो जाएगा क्या y divided by x plus y। अब अगर हम odds against लिखेंगे, odds against an event are x:y, अगर इन फेवर ना दे के odds against दे दिया है, उससे प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E is equal to y by x plus y, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश क्या हो जाएगा x by x plus y। तो ये हमको समझना है कि odds इससे प्रोबेबिलिटी कैसे निकलता है। ऐसे प्रोबेबिलिटी से भी odds निकल सकता है, अगर प्रोबेबिलिटी दिया है तो उसमें से भी odds निकल सकता है। odds in favor of the event is probability of P by probability of E dash। ओके, अगर प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी E है तो अगर इन फेवर देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ P by प्रोबेबिलिटी ऑफ P dash होता है, और odds against द इवेंट देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E dash by प्रोबेबिलिटी ऑफ E होता है। क्या सबको समझ में आ गया, odds का कांसेप्ट समझ में आया, odds से कैसे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। चलो अब ये सवाल देखते हैं। सवाल में क्या दिया है कि देयर आर 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। हमारे पास 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, E1, E2 और E3। Someone please tell me
अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देयर प्रोबेबिलिटीज? हाँ, तो अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स है तो इनका प्रोबेबिलिटी को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये 1 होना चाहिए। खाली म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होने से नहीं होगा या फिर खाली एग्जॉस्टिव होने से नहीं होगा। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स होगा तो उनका प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे तो इट विल बी 1। चलो आप सवाल में देखते हैं क्या बोला है। देयर आर 3 म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ये हमको दिया है E1 E2 E3। इफ odds are 1:3 against E1, odds are 1:3 against E1, odds are 1:3 against E1। इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 जो है ना वो बन गया क्या 3/4। किसी को डाउट है? E1 का प्रोबेबिलिटी 3/4 सबको समझ में आया क्योंकि ऑड्स अगेंस्ट दिया था यहाँ पे। अब ये पहला हो गया E1 के लिए। 2:1 इन फेवर ऑफ E2, odds in favor of E2 are 2:1। So probability of E2 is equal to, in favor बोला है तो 2/2 + 1 हो जाएगा, that will be 2/3। क्या सबको समझ में आया? अब हमको सवाल में क्या पूछा है? फाइंड ऑड्स अगेंस्ट E3। फाइंड ऑड्स अगेंस्ट E3। तो ऑड्स अगेंस्ट E3 तो हम निकाल ही सकते हैं। ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ P' बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ P। तो ऑड्स अगेंस्ट E3 बोला है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ P3' बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ P3 हो जाएगा। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ P3 चाहिए। वी नो, लिख सकते हैं वी नो। क्या जानते हैं हम लोग? प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ P2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ P3 इज इक्वल टू 1। हमेशा नहीं होता है क्योंकि ये क्वेश्चन में म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट दिया है तो होता है। तो अभी डाल देंगे फिर वैल्यूज 3/4 प्लस 2/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ P3 इज इक्वल टू 1। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ P3 का वैल्यू हो गया क्या हमारा 1 माइनस 3/4 माइनस 2/3। अगर मैं एलसीएम ले लूं तो एलसीएम हमारा 12 आ गया, तो यहां पे ये आ गया 12 माइनस 9 माइनस व्हाट 12 माइनस 9 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस व्हाट 5/12। इसका मतलब इस टाइप का चीजें आ नहीं सकता। क्वेश्चन इज रॉन्ग। क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग है क्योंकि ऐसे हो नहीं सकता। किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो इस टाइप का म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव नहीं हो सकता। चलो मैं थोड़ा चेंज करता हूं ताकि हम इसका कुछ आंसर निकाल पाए, है ना। ये 2/3 है, इसको थोड़ा मैं चेंज कर देता हूं। इसको एक काम करता हूं, लेट मी चेंज इट 6। 3/4 हो गया ना। इसमें तो 1/4 अगर और ऐड कर देंगे तो इट इज कमिंग 1। ये 2/3 है। चलो थोड़ा चेंज कर देते हैं इस सबको। यहां पे तो लिख देता हूं नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल ऑन दिस डाटा, नॉट पॉसिबल ऑन दिस डाटा। ये डाटा में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। थोड़ा मैं चेंज करता हूं और दिस वन मान लेते हैं 1:5 कर देता हूं, हो गया ना। 1:5 करने से क्या होगा 5/6। नहीं, इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, 3:4 कर देता हूं,
ओके, और इसको कर देता हूं, हम क्या कर देंगे 3:4 होने से कितना हो रहा है 4/7, 4/7 होने से इसको कर देते हैं इन फेवर बोला है ना 1:6। चलो ऐसा कर लेते हैं। तो इन दैट केस क्या होगा, अगर ये नया हम लोग दे दिए वैल्यू तो उस हिसाब से हमारा क्या आंसर होगा देख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 is equal to, this is giving me what 4/7, probability of E2 it is giving me what, क्या देगा मेरे को ये इन फेवर है तो 1/7, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितना निकल के आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 is equal to 1 minus 4/7 minus 1/7, so this gives me 5 minus 2/7, ये हमारा 2/7 हो गया। मतलब ऑड्स इस पे से निकाला जाएगा, ये अभी तक प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 निकल के आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 डैश हम निकाल लेंगे तो ये मिलेगा हमको कितना 5/7। Therefore odds against E3 R क्या हो जाएगा, ये दोनों का रेशियो, अब ये दोनों का रेशियो कितना होगा, ये 5/7/2/7 हो गया हमारा 5:2, तो ये हमारा आंसर हो गया। बोलो सबको समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या, एडिशन थ्योरम। तो सिंबल पहले देख लेते हैं एडिशन थ्योरम का। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बोला है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट, मतलब या तो ए होगा या फिर बी होगा या फिर दोनों हो रहा है। मैं अगर इसको वेन डायग्राम में दिखाने का कोशिश करूं तो मान लेते हैं हमारा ये हो गया ए और ये हो गया बी, दिस इज इवेंट ए, ओह सॉरी दिस इज योर इवेंट ए और ये हमारा इवेंट बी है, दिस इज इवेंट ए, दिस इज इवेंट बी। ए इवेंट हो गया ये और ये हो गया हमारा बी इवेंट, दिस वन इज इवेंट ए एंड दिस वन इज इवेंट बी, ए इवेंट और बी इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट, मतलब या तो इस साइड वाला होगा या तो इस साइड वाला हो रहा है या फिर ये, ओके, एटलीस्ट वन मतलब। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ऑकरेंस ऑफ बोथ ए एंड बी, मतलब ये वाला पीरियड जगह जो देख रहे हैं हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब ऑकरेंस ऑफ ए, मतलब ये पूरा सर्कल। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मतलब ऑकरेंस ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ बी, ये पूरा सर्कल। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी का मतलब ऑकरेंस ऑफ ए ओनली, मतलब ये साइड खाली। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए का मतलब ऑकरेंस ऑफ बी ओनली, जो कि ये साइड हो गया। अब देखते हैं कि उनका फॉर्मूला क्या निकल के आता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी, फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और ये वेरी नेचुरल है, सबको समझ में आ रहा होगा क्योंकि सेट में भी हम लोग ऐसे पढ़े थे कि n ऑफ a यूनियन b होता है n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो अगर हम बात करेंगे इस केस में, अगर हम बात करेंगे तो क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे a यूनियन b का प्रोबेबिलिटी, जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ a लिखते हैं तो ये पूरा गोल चले आया, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ b लिखते हैं तो ये पूरा गोल भी चले आया, मतलब ये जो क्रॉस वाला पार्ट हमारा दो बार आ गया, तो एक बार हटा दो उसको। तो इसलिए हम क्या करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। लेकिन अगर हमारा इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ये हमारा सेट A होगा और ये हमारा सेट B होगा। सेट A यहाँ पे होगा, सेट B यहाँ पे होगा। ये हमारा सेट A है और ये हमारा सेट B है, या फिर इवेंट है इवेंट B है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A मतलब इसका प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इसका।
So that is why we are getting probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B अगर A and B म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट है। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट है A और B, तो probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B। और अगर A and B एग्जॉस्टिव इवेंट है, A and B एग्जॉस्टिव इवेंट है, तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू 1 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B विल बी 1। एग्जॉस्टिव इवेंट, अच्छा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी साथ में रहेगा, ऑफ कोर्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट रहेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज गोइंग टू बी 1। क्योंकि हम पढ़े मैं एग्जॉस्टिव इवेंट के लिए सबका प्रोबेबिलिटी अलग-अलग से ऐड कर देंगे, तो इट इज गोइंग टू बी 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज गोइंग टू बी 1। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब इसको कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है एंड इन एडिशन टू दैट एग्जॉस्टिव भी है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इन एडिशन टू दैट एग्जॉस्टिव भी अगर है, तो ये हो गया हमारा क्या प्रोबेबिलिटी उनका अगर यूनियन करेंगे तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। चलो अब अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओनली, प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओनली मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस B, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। वेरी नेचुरल, प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओनली बोलने से ये वाला पार्ट, तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A लिखोगे तो पूरा आ गया, माइनस ये वाला पार्ट कर लेंगे। ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ B ओनली होने से प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। एंड इंपॉर्टेंट, probability of exactly one of A and B occurs, probability of exactly one of A and B occurs मतलब A and B में से exactly एक ही हो रहा है, तो या तो A होगा या फिर B होगा, या तो A होगा या फिर B होगा, दोनों का दोनों नहीं हो सकता। तो इन दैट केस क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओनली प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B ओनली हम कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओनली प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B ओनली। प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओनली हमारा ये हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ B ओनली हमारा ये हो गया, तो दिस दोनों को ऐड कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस दिस मच, सो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ A and B occurs। अब अगर दो का जगह में तीन सेट का बारे में बात करेंगे, तीन तो इवेंट है, तो उनका एडिशन थ्योरम हम कैसे यूज करेंगे? तीन सेट है अगर, तो उनका एडिशन थ्योरम कैसे यूज होगा? ये हमारा एक इवेंट हो गया, ये हमारा दूसरा इवेंट हो गया, और ये हमारा तीसरा इवेंट हो गया। इवेंट A, B एंड C, A, B, C, इसको ध्यान से ठीक से समझना है। तो सेट जैसा ही है, कोई अलग चीज है नहीं। एनी थ्री इवेंट्स A, B एंड C, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C हम सेट में पढ़े थे, n of A, n of B, n of C माइनस n of A इंटरसेक्शन B, n of B इंटरसेक्शन C, n of C इंटरसेक्शन A प्लस n of A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। बहुत ज्यादा ये जरूरी, मतलब इतना डिटेल्स में इसको समझाना क्या है, क्योंकि सेट में हम पढ़े कि A यूनियन B यूनियन C का वैल्यू यही आता है, प्रूफ भी किए थे हम लोग कैसे आता। अगर हमारा थ्री तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, मतलब हमारा जो दो तीन तो बनेगा, वो एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा। दिस इज योर ABC, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। कॉमन तो नहीं है ना भाई? तो इन दैट केस A यूनियन B यूनियन C का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C। एंड ऑफ कोर्स अगर इसका आगे मैं बढ़ाते जाऊं कि ये एग्जॉस्टिव इवेंट भी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू 1, A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू 1 if A, B, C are exhaustive, A, B and C are exhaustive। अगर A, B, C एग्जॉस्टिव इवेंट्स है तो उनका प्रोबेबिलिटी का मतलब यूनियन का वैल्यू 1 हो जाएगा। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव ऑफकोर्स था उसका। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ exactly two events of A and B C, two events of A, B, C occurs, मतलब
ये और ये, यहां पे दो इवेंट है, यहां पे दो इवेंट है, यहां पे दो इवेंट है, तो कितना होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन जब ए इंटरसेक्शन बी करोगे ये वाला पार्ट भी आ गया जो कि मेरे को नहीं चाहिए मतलब उसको माइनस करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ये वाला पार्ट दोबारा से आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, ये वाला पार्ट तीसरा बार आएगा, तो माइनस कर दो, 3 बार आया तो 3 बार माइनस कर देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इवेंट्स ऑकर्स, याद रखना है आपको, 2 इवेंट अगर आ रहा है एक साथ तो हो जाएगा क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए माइनस 3 टाइम्स ऑफ दिस। प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन इवेंट ऑफ ए बी एंड सी ऑकर्स, मतलब ये वाला साइड 1 2 और 3, 1 2 3 इसका, तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अब जब ए करोगे तो ये आया होगा, बी करोगे तो ये आया होगा, मतलब 2 बार आया होगा, तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस, माइनस 2 टाइम्स ऑफ बी सी, जैसे ये 2 बार आया होगा, एंड माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस वन। लेकिन ये करते समय हम क्या किए हैं, इसको माइनस कर दिए हैं, 3 बार माइनस कर दिए हैं, तो उसको फिर मेरे को ऐड करना पड़ेगा प्लस 3 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो अब सबको पता हो जाना चाहिए कि एग्जैक्टली 1 होने के लिए क्या कंडीशन है, एग्जैक्टली 2 होने के लिए क्या कंडीशन है, और एटलीस्ट 1 होने के लिए क्या कंडीशन है। एटलीस्ट 1 का मतलब हो गया क्या, 1 ये सब भी आएगा, ये सब भी आएगा, ये सब भी आएगा। एटलीस्ट 1 मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी, दैट्स ऑल। एटलीस्ट 1 मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी, ये जो हो गया ना, हाँ, एटलीस्ट 1 ऑफ ए बी सी ऑफ कोर्स, दैट इज ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इतना हमको फॉर्मूला याद रखना है, ओके। तो चलो अब इसको यूज करके इसका ऊपर जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहले कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन हमारा आया है जे में, उसको डिस्कस करते हैं ना। क्या क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन देखो, इफ ए एंड बी आर 2 इवेंट्स सच दैट probability of exactly one of them occurs is 2/5 and probability that A or B occurs is 1/2। तो हम देखते हैं कि probability of exactly one of A and B occurs क्या होता है, ये फॉर्मूला है। probability of exactly one of A and B occurs, probability of exactly one of A and B occurs, probability of A plus probability of B minus 2 times of probability of A intersection B। तो ये हमको दे दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दे दिया है probability of A plus probability of B minus 2 times of probability of A intersection B, और इसका वैल्यू हमको दिया है कितना, 2/5। और क्या दिया है, एंड प्रोबेबिलिटी दैट ए और बी occurs, ए और बी occurs मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज इक्वल टू 1/2। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी occurs, A और B occurs, A union B, A और B। तो हमको पूछा है क्वेश्चन में फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम occurs, मतलब हमको पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन की B कितना है बता दो। तो ये क्वेश्चन हमारा जेई में आया था 20 में, 2020 में क्वेश्चन आया था, एंड कितना आसान क्वेश्चन है। लेकिन अगर हमको ये पता नहीं है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम ऑकर्स का वैल्यू प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तो फिर हम फंस जाएंगे। तो अभी आपको निकालने के लिए बोला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो हमको दिखाई दे रहा है कि दोनों को माइनस कर देंगे तो हमको वैल्यू मिल जा रहा है, ये माइनस
ही करना पड़ेगा ना। हाँ, यहाँ पे ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो कितना हो जाएगा फिर माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 2/5 माइनस 1/2। तो यहां से माइनस उड़ा देते हैं, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B का वैल्यू हो जाएगा हमारा P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 1/2 माइनस 2/5। अगर मैं यहां से एलसीएम ले लूं तो एलसीएम इज कमिंग व्हाट, एलसीएम इज कमिंग 10, तो यहां पे आ जाएगा हमारा कितना 5 माइनस 4 1/10, और 1/10 का वैल्यू कितना होता है 0.1, तो आंसर हमारा 0.1 हो गया। ये हमारा आंसर है। क्लियर है लड़कियों? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेट अस सी व्हाट इज गिवन। बोला कि फॉर 3 इवेंट्स ABC the probability that at least one of ABC occurs if, मतलब ये निकालना है, if मतलब probability of A union B union C निकालना है, if probability of exactly one of A and B occurs is equal to probability of exactly one of B and C occurs is equal to probability of exactly one of C and A occurs। तो हमको दिया है कि probability of A plus probability of B minus 2 times of probability of A intersection B, इसका वैल्यू गिवन है। probability of B plus probability of C minus 2 times of probability of B intersection C। probability of C plus probability of A minus minus 2 times the probability of A intersection C। ये तीनों का तीनों मेरे को गिवन है और तीनों का तीनों बोला है कि 1/4 है। It is 1/4, it is 1/4, it is 1/4, तीनों का वैल्यू 1/4 है। तो अगर मैं तीनों को ऐड कर देता हूं, अगर हम तीनों को ऐड कर देते हैं तो हमको कितना मिलेगा, अगर हम तीनों को ऐड कर देंगे तो हमको कितना मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A 2 बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ B 2 बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ C 2 बार, एंड ये दो बार है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू 3/4। ये हमको गिवन है, तीनों को ऐड कर दिए तो ऐसा मिला। तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू 3/8 होगा, 3/8 हो जाएगा। हमको सवाल में पूछा क्या है, सवाल में पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C कितना बता दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C कितना बता दो। The probability that at least one of A, B, C occurs, that is probability of A union B union C, तो कितना होगा। तो इनमें खाली अगर हम ऐड कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C तो हमारा काम बन जाएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C लिख लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहां से यहां तक तो हम देखे थे कि 3/8 हो रहा था,
इसके साथ ऐड हो जाएगा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का प्रोबेबिलिटी, जो कि आपको गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल थ्री ऑकर साइमल्टेनियसली इज इक्वल टू 1/16। तो ये 1/16 हो गया। ऐड कर देंगे, ऐड करने से हमारा कितना आ रहा है, 16 एलसीएम हो गया, तो 6 + 1 7/16। और यही हमारा है, क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C, जो कि हमारा आ गया क्या, 7/16। गॉट इट ऑल ऑफ यू? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। आउट ऑफ 11 consecutive natural numbers, if 3 numbers are selected at random without repetition, then the probability that they are in AP। चलो 11 consecutive natural number बोला है, तो हम सबसे पहले वाला लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हमको क्या दिखाई दे रहा है इसमें, हमको इसमें क्या दिखाई दे रहा है, हमको इसमें दिखाई दे रहा है कि यहां पे जो नंबर से 11 वो ऑड इवन करके चल रहा है। इसमें 6 ऑड और 5 इवन नंबर सब दे, ठीक है, ये हमको पता चल गया। चलो ये मैं एग्जांपल के हिसाब से ले आऊं, यही नंबर होगा कोई गारंटी नहीं है, कोई भी 11 ले सकते हैं। हम स्टार्ट कर सकते हैं 10 से स्टार्ट कर सकते हैं, 10 11 12 13 14 15 ऐसे करके ले सकते हैं। तो ये हमारा केस आ गया, ठीक है। हमको बोला क्या है क्वेश्चन में, हमको क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन में बोला है कि वो 3 नंबर ऐसा होना चाहिए कि वो 3 एपी में होगा। मान लेते हैं वो 3 नंबर A B C है, मान लेते हैं वो 3 नंबर क्या है, A B C है, हो गया। तो अगर ये 3 एपी में है तो 2B = A + C, और ये जो है ना, ये हमको इवन नंबर दे रहा है। 2B = A + C, मतलब A और C का वैल्यू ऐसा लेना है कि वो हमको इवन देगा। A और C का वैल्यू हमको ऐसा लेना है कि वो हमको इवन नंबर देगा, ठीक है। A and C should be such that it will give me even number। मैं अगर इस केस लेके करता हूं तो क्या होगा हमारा आंसर। एक्चुअली हमको यहां से 2 इवन नंबर सिलेक्ट करना है। 6 ऑड नंबर में से 2 ऑड नंबर सिलेक्ट करना है, या फिर दिस वन। मतलब A और C सिलेक्ट करेंगे कैसे, हाउ टू सिलेक्ट A and C, हाउ टू सिलेक्ट A and C। A and C हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, A and C can be selected in 5C2 plus 6C2H। ओके, 5C2 का मतलब क्या हो गया, 5 तो इवन नंबर में से हम 2 इवन नंबर लिए, तो A और C हमारा वैसे सिलेक्ट हुआ है। या फिर 6 ऑड नंबर में से हम 2 ऑड नंबर लिए, A और C हमारा सिलेक्ट हुआ। आया समझ में? दिस इज द वे और दिस इज द वे। अच्छा, A और C सिलेक्ट हो गया, B सिलेक्ट करने के कैसे। अब B और सिलेक्ट करने के लिए ना हमारे पास कोई रास्ता बचा नहीं,
दैट इज कंपल्सरी, वो क्या आएगा वो डिटरमाइंड ऑलरेडी है। जैसे सोचो कि हम 5C2 किए, 5C2 5 टोन 2 और 4 लिए, मान लेते हैं 5 तो इवन नंबर है ना, 2 4 6 8 10, तो उसमें से 2 लिए 2 और 4। अब बी सिलेक्ट करने का हमारे पास रास्ता नहीं है, बी मजबूरी में 3 ही होगा। अगर ये सिलेक्ट कर लिए 2 और 10, दोनों का सम हो गया 12, तो बी मजबूरी है, बी का वैल्यू 6 ही होगा। मींस ए एंड सी वी हैव टू सिलेक्ट, बी ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया उस केस में, तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या होगा फिर? तो अभी हमारा प्रोबेबिलिटी क्या होगा? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बोला है? हाँ, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 5C2 प्लस 6C2 बाय 11C2। 5C2 प्लस 6C2 बाय 11C2, तो ये हमारा हो गया आंसर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो आएगा आंसर 5C2 होता है हमारा कितना 10, 6C2 हमारा आएगा कितना 15, प्लस है ना यहाँ पे प्लस 15 डिवाइडेड बाय 11C2, 11 इंटू 10, 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2, 55। सही है? तो NC2, n इंटू n माइनस 1 बाय 2, 5 इंटू 4 बाय 2, हाँ 11 10 55, ये हमारा आ गया कि 25 बाय 55। इसको अगर मैं कैंसिल कर दूं 5 में, तो इट इज कमिंग 5 बाय 11। फाइव सी टू 10, 6C2 15 बाय 11C2 हो गया। तो ये हमारा हो गया क्या 15 बाय 55, जो कि हो गया 5 बाय 11। ऑप्शन में तो नहीं है, क्या मिस्टेक किए हैं? A and C can be selected. आउट ऑफ 11 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, अच्छा दो नहीं, यहाँ पे 3 नंबर सिलेक्ट करने के लिए बोला है ना, तो 11C2 नहीं होगा, 11C3। इट विल बी 11C3। तो 11C3 कितना होता है? 11 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, तो 11 इंटू 10 इंटू 9 बाय 6। तो ये 6 इसके साथ काट देंगे तो 3 में कटेंगे तो ये 3 हो गया, 3 में कटेंगे 2 हो गया, ये इसके साथ कितना 5 हो गया। 5 इंटू 3 15 इंटू 11 165, तो इट इज कमिंग 165। 165 5 में काटने से 5 बाय 33, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? चलो अगला सवाल देखो क्या बोला है। फॉर 3 इवेंट्स A B C, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ B, प्रोबेबिलिटी ऑफ C गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन गिवन नहीं है लेकिन बीटा का फॉर्म में दिया है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C अल्फा का फॉर्म में दिया है। अल्फा का वैल्यू अगर इतना से इतना है तो बीटा का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करता है। अब देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C हम जो जानते हैं वो क्या होता है, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B
minus probability of B intersection C minus probability of C intersection A plus probability of A intersection B intersection C। अब देखते हैं क्या क्या डेटा अभी मेरे को दिया है और क्या हमको चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C मेरे को अल्फा दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A का वैल्यू मेरे को दिया है 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ B का वैल्यू दिया है 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ C का वैल्यू दिया है 0.5। दिस इज गिवन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। आई कैन सी कि यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं है A इंटरसेक्शन B का प्रोबेबिलिटी, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन C दिया है और B इंटरसेक्शन C भी दिया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B मेरे को निकालना पड़ेगा, मतलब मैं थोड़ा स्पेस छोड़ देता हूँ यहाँ पे। माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C मेरे को बीटा दिया है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन A, C इंटरसेक्शन A मेरे को दिया है A इंटरसेक्शन C दैट इज 0.3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का वैल्यू हमको दिया है कितना, where it is given 0.2। तो the only thing that is not given here is probability of A intersection B। अच्छा, A intersection B नहीं दिया है और उसको निकालने के लिए क्या किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन भी दे दिया है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन भी दे दिया है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का वैल्यू हमको पता है कि होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। ऐसा होता है, ये हमको पता है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B 0.8 गिवन है, तो इट इज 0.8 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A 0.6 दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B 0.4 दिया है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। उससे हमको पता चल गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B का वैल्यू जो है वो बन गया हमारा कितना, 0.2। ये हमको 0.2 मिल गया। सो लेट मी पुट 0.2 हियर, ये 0.2 आ गया, यहां से वैल्यू लेके मैं यहां पे डाल दिया। ठीक है, अब कैलकुलेशन करके देखते हैं क्या मिलता है। दिस इज अल्फा हियर, अल्फा इज इक्वल टू 0.4, 0.6 और 0.5 मिलाने से कितना हो रहा है, 6 + 4 10, 1.5 हो गया। ये 1.5 ये दोनों कैंसिल हो गया है ना, ये दोनों कैंसिल हो गया। 1.5 माइनस ये कितना हो गया हमारा 0.3 मतलब 1.2 माइनस बीटा। हमको चाहिए बीटा का वैल्यू, सो बीटा बिकम्स 1.2 माइनस अल्फा। तो बीटा का वैल्यू 1.2 माइनस अल्फा आया, तो अल्फा कैसे निकालेंगे बीटा देखते हैं। 0.85 लेस देन अल्फा लेस देन 0.95। हमको चाहिए क्या, 1.2 माइनस अल्फा। तो पहले अल्फा को माइनस करते हैं, माइनस करने से सबको पता है साइन चेंज होता है या फिर वो वाला चीज इधर आ जाता है। तो माइनस 0.95 लेस देन माइनस अल्फा लेस देन माइनस 0.85। अब इसमें हम 1.2 ऐड कर देंगे, तो 1.2 ऐड करेंगे तो दिस विल बी 0.25 लेस देन 1.2 माइनस अल्फा लेस देन 0.35 and this value is nothing but beta। तो 0.25 less than बीटा लेस देन 0.35। हम थोड़ा यहाँ पे गलती क्या कर दिए, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू दिया था, लेस देन इक्वल टू नहीं लिखे हैं। तो लेट मी राइट लेस देन इक्वल टू हियर, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू, तो ये लेस देन इक्वल टू हो गया, मतलब 0.25 से 0.35 का अंदर इसका वैल्यू आ गया, जो कि ऑप्शन बी में है। क्लियर ऑल ऑफ यू? क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इतना दिया है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश दिया है और ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश दिया है। तो बी इंटरसेक्शन सी का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला है। इसको हम वेन डायग्राम में ड्रॉ करेंगे तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा चीजें।
तो मैं वेन डायग्राम इसके लिए ड्रॉ कर रहा हूं, है ना। तो ये हमारा ए हो गया, ए हो गया, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो ए बी सी हो गया। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे दिया है तो हमको यूनिवर्सल सेट भी ड्रॉ करना पड़ेगा। लेट मी ड्रॉ द यूनिवर्सल सेट समथिंग लाइक दिस। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। अब नाम दे देते हैं ए बी सी, ए बी सी। अब क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 3/4। बी बोलने से ये वाला पार्ट पूरा, ये गोल वाला पूरा 3/4 दिया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश। ए इंटरसेक्शन बी बोलने से हमारा ये आता है ना। ए इंटरसेक्शन बी बोलने से हमारा ये आता है, और यहां पे सी डैश कर दिया है। सी डैश बोलने से क्या होता है, सी का बाहर। सी का बाहर बोलने से क्या हो गया हमारा, ये वाला पार्ट जो है ना, सी वाला पार्ट ये नहीं रहेगा। तो इसको मैं अभी हटा देता हूं। मतलब अभी तक हमारा इसका ही बोला है, ये जो हम देख रहे हैं इसी का बारे में बोला है। इसका वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू हमको दे दिया है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश 1/3। ओके। अब नेक्स्ट क्या दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश। ए डैश बोलने से इसका बाहर, ए डैश बोलने से इसका बाहर, मतलब इसका कोई भी पार्ट नहीं आएगा। हो गया। ए डैश इंटरसेक्शन बी, बी बोलने से ये वाला पार्ट आएगा। ओके। ए डैश इंटरसेक्शन बी, और क्या, ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश। सी, ये जो सी हम देख रहे हैं कि इसका भी बाहर हो गया। मतलब अभी तक तो हम लोग ए डैश देख रहे थे, मतलब इसका बाहर है। इसका बाहर बोलने से क्या, ये वाला पार्ट अभी तक तो हमको नजर आ रहा था, अभी तक ये नजर आ रहा था। इंटरसेक्शन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी हमारा ये वाला पार्ट है। इंटरसेक्शन सी डैश, सी बोलने से ये, सी डैश बोलने से इसका बाहर आ गया, मतलब ये वाला पार्ट खाली, ये वाला पार्ट खाली हमको दिया है। ठीक है, दिस इज गिवन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बोलने से ये पूरा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश बोलने से ये व्हाइट वाला पार्ट, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश बोलने से ये रेड वाला पार्ट। हमको पूछा है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, तो ये तो बी इंटरसेक्शन सी है ही। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, अगर मैं इसको नाम दे दूं, अगर मैं इसको नाम दे दूं P, ये वाला पार्ट को मैं नाम दे देता हूं P, या फिर X, ये वाला पार्ट को नाम देता हूं Y, और ये वाला पार्ट को नाम देता हूं Z। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन विल बी व्हाट, B इंटरसेक्शन C विल बी व्हाट, X। तो कैसे मिलेगा, X प्लस Y प्लस Z माइनस x plus y plus z minus z minus y, and this is nothing but z, this is nothing but y. So प्रोबेबिलिटी ऑफ b हमको दे दिया है कितना, 3/4, this is x plus y plus z minus 1/3 minus 1/3 again। so इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो आएगा आंसर, एलसीएम हो गया 12, 9 minus 4 minus 4, so that is giving me 1/12। क्लियर, आया सबको समझ में? ओके, नेक्स्ट
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसको देखते हैं क्या बोला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग एग्जैक्टली वन इवेंट ऑफ ए एंड बी इज 1/x, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/x, 1 minus x। ऐसे ही b and c is 1 minus 2x, probability of b plus probability of c minus probability of b intersection c is equal to 1 minus 2x, और probability of c plus probability of a minus probability of c intersection a is equal to what is given 1 minus x again, है ना, ये हमको दिया है और बोला है कि probability of at least one of b and c, sorry, one of a b c occurs is greater than half, प्रूव करो। तो probability of occurring of at least one of a b c मतलब probability of a union b union c, और उसमें हमको क्या चीज का जरूरत पड़ता है, probability of a plus probability of b plus probability of c minus probability of a intersection b minus probability of b intersection c minus probability of c intersection a plus probability of a intersection b intersection c। तो probability of a intersection b intersection c का वैल्यू हमको यहाँ पे दिया है x², तो उसको फिलहाल मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर सकता, पहले इनको ऐड करूंगा, फिर a b c इनका निकाल के फिर उसको ऐड करूंगा, देखते हैं कितना मिलता है। इनको अगर मैं ऐड कर देता हूं, अगर मैं इनको ऐड कर देता हूं तो हमको क्या मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ probability of A, probability of B, probability of C minus probability of A intersection B minus probability of B intersection C minus probability of C intersection A is equal to ये हो गया हमारा 3 minus 4x बाय 2 कर लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन A, इसमें मैं ऐड करूंगा। फिलहाल मैं देख रहा हूं कि ये 3/2 माइनस 2x है। अब इसमें मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा, क्या ऐड कर दूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो एक स्टेप में बाद में करने वाला था, यहां पे कर दिया, और चीज ये ऐड हो गया है, तो यहां पे भी ऐड हो जाएगा प्लस x²। सो ये वाला पार्ट जो है ना हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट, ये बन गया अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C, जो कि एटलीस्ट का बात कर रहा है, इज इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 3/2 को तोड़ के लिख रहा हूं 1 प्लस हाफ। हमको प्रूव करने के लिए बोला है कि ग्रेटर देन हाफ है, तो मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर में लिख दूंगा, इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस हाफ। Therefore probability of A union B union C, okay, probability of A union B union C greater than equal to half। अब greater than equal to half, equal to कब होगा, अगर इसका वैल्यू 1 होगा, लेकिन अगर इसका वैल्यू 1 होता है तो ये 1 minus 2x है, नेगेटिव हो जा रहा है, इन दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव हो रहा है, सो x कैन नॉट बी 1 तो हो नहीं सकता। तो अगर 1 नहीं हो सकता तो ये हमारा ग्रेटर देन हाफ ही होगा, एज x कैन नॉट बी नेगेटिव, एज x कैन नॉट बी 1, नेगेटिव नहीं, 1 नहीं हो सकता, तो ये ग्रेटर देन हाफ हो गया। क्या सभी को समझ में आया है सवाल, यस और नो? चलो अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है। 2 cards are taken from a well shuffled pack of 52 cards.
हमारे पास 52 कार्ड्स है, उसमें से 2 कार्ड हम लिए हैं, तो हमारा n ऑफ s तो 100% हो जाएगा क्या 52c2। अब इसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए किसका बोला है देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 2 फेस कार्ड्स और 2 रेड कार्ड्स। ए हो गया ड्राइंग ऑफ 2 फेस कार्ड्स और बी हो गया ड्राइंग ऑफ 2 रेड कार्ड्स। तो फिर ये दोनों का इंटरसेक्शन हो सकता है क्या? क्या हम ये दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट देख सकते हैं? मतलब क्या ऐसे फेस कार्ड हो सकता है जो कि रेड है, 2 फेस कार्ड रेड कार्ड हो सकता है क्या? हो सकता है। तो ड्राइंग ऑफ 2 फेस कार्ड्स या फिर रेड फेस कार्ड्स लिख देते हैं। ड्राइंग ऑफ 2 रेड फेस कार्ड्स, खत्म। तो फिर ये सब का भी एलिमेंट लिखते हैं कितना हो रहा है। इंप्लाइज n ऑफ a हमारा टोटल कितना का फेस कार्ड होता है 12 में से आपको 2 फेस कार्ड निकालना है, तो इट इज कमिंग 12c2। n ऑफ b निकालते हैं, n ऑफ b हमारा कितना होगा n ऑफ b। ड्राइंग ऑफ 2 रेड कार्ड्स, रेड कार्ड हमारे पास कितना तो है 26 में से 2 रेड कार्ड ड्रॉ हो रहा है, तो 26c2। और यहां पे क्या बोल रहा है कि ड्राइंग ऑफ 2 रेड फेस कार्ड्स implies n of a intersection b। हमारे पास रेड फेस कार्ड कितना है कोई बताएगा मेरे को? हाउ मेनी रेड फेस कार्ड्स आर देयर? टोटल तो 12 फेस कार्ड होता है, रेड फेस कार्ड 6 तो होगा और ब्लैक फेस कार्ड 6 तो होगा, तो 6c2। तो ये हमारा हो गया ये दोनों का वैल्यू। तो हमको निकालने के लिए बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी is equal to probability of A 12c2 by 52c2 plus probability of B 26c2 by 52c2 minus 6c2 by 52c2। आई होप सारे को समझ में आया। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है। A coin is tossed 3 times. Find the probability that getting a head and tail alternately or exactly one head। चलो देखते हैं। यहां पे हम सैंपल स्पेस पूरा लिख ही देते हैं। लिखेंगे क्या? चलो छोड़ो। n of s is equal to 2 का क्यूब is equal to 8। अब इवेंट a लिखते हैं। क्या बोला है? हेड एंड tail alternately। head and tail alternately और इवेंट बी क्या बोला है? exactly one head। तो इसमें हम क्या करते हैं ना, एलिमेंट सारे लिख लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा एलिमेंट नहीं है, तो कम एलिमेंट है तो पूरा लिखना ही बेटर होगा। हेड टेल हेड और क्या होता है? टेल हेड टेल। तो यहां पे हेड और टेल अल्टरनेटली हो गया। अब यहां पे बोला है एग्जैक्टली वन हेड, मतलब क्या हो जाएगा? हेड टेल 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 हेड टेल 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 हेड। तो ये एग्जैक्टली वन हेड हो गया। अब यहां पे हमको ये दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम सेट ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो दोनों में इंटरसेक्शन हम ऐड कर सकते हैं। देखिए कौन सा एलिमेंट कॉमन है।
आई थिंक THT कॉमन है, तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B क्या हो जाएगा? सो दैट इज 2/8 प्लस 3/8 माइनस 1/8, 4/8 that is equal to 1/2. Clear all of you? Next question. A pair of dice is thrown once. Find the probability of getting neither 9 nor 11. Neither a multiple of 3 nor a multiple of 3. Neither a multiple of 2 nor a multiple of 3. तो यहां पे मैं बता दूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A dash intersection B dash is equal to probability of A union B का होल डैश होता है is equal to 1 minus probability of A union B होता है. So ये हमारा फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ A dash intersection B dash का. और A dash intersection B dash, A dash का मतलब हो गया क्या? neither A nor B, neither A nor B. ये हो गया probability of neither A nor B, probability of neither A nor B. neither A nor B मतलब probability of A dash intersection B dash, that is 1 minus probability of A union B dash, that is equal to, ये डी मॉर्गन्स लॉ से हम याद करके लिख रहे हैं, इज इक्वल टू 1 माइनस डिस्टेंस. तो हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट लगा के करेंगे, ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर माइनस करेंगे तो निकल के आ जाएगा. बिट ए इवेंट ए हो गया क्या? गेटिंग द सम एज 9. बिट बी हो गया गेटिंग द सम आज 11. गेटिंग द सम आज 9, गेटिंग द सम आज 11. तो ए इंटरसेक्शन बी तो 5 होगा, ए इंटरसेक्शन बी 5 होगा क्योंकि सम 9 और 11 में कॉमन तो कुछ हो नहीं सकता. तो एन ऑफ ए यूनियन बी is equal to P of A union B. P of A union B is equal to P of A plus P of B. और हम देखे थे 9 का प्रोबेबिलिटी क्या निकलता है, 11 का प्रोबेबिलिटी क्या निकलता है. 9 हमारा कैसे हो सकता है? 3 6 6 3 4 5 5 4, 4 केस में आया था शायद. 4/36 प्लस 11 6 5 5 6 2/36. ये हो गया हमारा कितना? 6/36 इज इक्वल टू 1/6. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A dash इंटरसेक्शन B dash इज इक्वल टू 1 minus 1/6 इज इक्वल टू 5/6. आया समझ में? आया सबको फर्स्ट बिट? अब बिट बी बोला है, फिर से नाइदर नॉर बोल के बोला है, लेकिन हमको करना पड़ेगा ऐसे. बिट बी कैसे करेंगे? ए लिखेंगे, सम इज मल्टीपल ऑफ, सम इज मल्टीपल ऑफ 2. और बी हो गया क्या? सम इज मल्टीपल ऑफ 3. सम इज मल्टीपल ऑफ 3. तो A इंटरसेक्शन B हो गया, सम इज मल्टीपल ऑफ 6. ओके, ये 2 है, ये 3 है, तो कॉमन हो जाएगा 6 का मल्टीपल. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B
इज इक्वल टू 2 का मल्टीपल में भी एक्चुअली हमारे पास दो तीन चीज आ जाएगा। 2 का मल्टीपल में रहेगा 2, 4, 6, 8, 10 और 12। 2 का मल्टीपल में हमारा आएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो 2 कैसे आएगा और 10, 2 और 12 तो हमारा एक एक बार आता है। 4 क्या आता है 1, 3, 3, 1, 2, 2 3 बार आएगा। 4 जितने बार आएगा 10 भी उतने ही बार आएगा। तो ये एक बार आया, ये 3 बार आया और ये 6 हमारा 5 बार आ रहा, ये 5 ये 5 कितने बार हो गया 1 + 3 + 5, 1 + 3 हो गया हमारा 4, 4 + 5 8, 9, 9 × 2 18। तो 18 डिवाइडेड बाय 36 प्लस मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3, 6, 9, 12। 3 हमारा 2 बार आएगा, 9 भी 2 बार आएगा, 6 और 12, 3, 6, 9, 12 ना, 3, 6, 9, 12। 3 हमारा 2 बार आया, 1, 2, 2, 1। 6 हमारा कितने बार आएगा 5 बार आ रहा है, ये 2 बार आया, ये 5 बार आया। 9 कितने बार आएगा, 9 कितने बार आएगा 3, 6, 6, 3, 4, 5, 5, 4 4 बार आया। और हमारा 12 एक बार आएगा। क्या हुआ तो 2 + 5 7, 7 + 4 11, 12, 12/36 माइनस 6 और 12, 6 5 बार 12 एक बार, 6/36। This gives me what 24/36। 24/36 जो है हमारा वो आ गया हमारा कितना हाफ, नहीं 2/3। So probability of A dash intersection B dash 1 - 2/3 is equal to 1/3। Got it all of you? Yes, sir. चलो ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला है कि a ball is drawn from a bag containing 200 balls numbered from 1 to 100 नहीं 1 to 200 होगा, है ना, 1 to 200। Find the probability that it is real by 2 or 3 or 5। तो ये हो गया हमारा डिविजन बाय 2, a is equal to डिविजिबल बाय 2, b हो गया डिविजिबल बाय 3, c हो गया डिविजिबल बाय 5। तो फिर यहाँ पे a इंटरसेक्शन b भी निकालना पड़ेगा, डिविजिबल बाय 2 और 3 मतलब 6, b इंटरसेक्शन c निकालना पड़ेगा, डिविजिबल बाय 3 और 5 मतलब 15, c इंटरसेक्शन a निकालना पड़ेगा, डिविजिबल बाय 2 और 5 10 एंड a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c भी निकालना पड़ेगा, डिविजिबल बाय 30। तो ये सब निकल गया। तो अभी इनका नंबर ऑफ एलिमेंट लिखते चलते हैं क्या क्या हो रहा है। n ऑफ a पता हो रहा है कि हमारा 100/100 C2 होगा, एक बॉल निकाले ना 100 C1। n ऑफ b हमारा कितना होगा डिविजिबल बाय 3 कितना नंबर होगा 1 से लेकर 200 तक देखेंगे तो डिविजिबल बाय 3 कितना होगा, आई थिंक इट इज कमिंग 66 C1। 5 डिविजिबल हमारा 40 नंबर होता है, 40 C1 डिविजिबल बाय 6 कितना होगा n ऑफ a इंटरसेक्शन b। 6 से डिविजिबल कितना होगा 6 से डिविजिबल
हम 200 में अगर 6 से डिविजिबल करेंगे कितना नंबर आएगा? इट इज कमिंग 33 आई थिंक 33C1 डिवाइड बाय 15 करेंगे तो n ऑफ B इंटरसेक्शन C 15 करेंगे तो कितना आ रहा है? कितना? 13. So 13C1 and NC1 n होता है ना? NC1 is n. So easily I can write that value. Implies NC intersection A. It is coming 10C1 and डिवाइड बाय 30 का बात करेंगे तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C it is coming 6C1. तो अगर इनका प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C is equal to 100 by 200 plus 66 by 200 plus 40 by 200 minus 33 by 200 plus minus 13 by 200 minus 10 by 200 plus 6 by 200. हमारा NS का वैल्यू होता है 200C1 that is equal to 200 और ये सब वैल्यू हमारा 100 आ गया, ये हमारा 66, ये 40, this is 33, this is 13, 10 और ये हमारा 6 आ गया। बस ये कैलकुलेशन करेंगे, लास्ट वाला वैल्यू लिखेंगे आ गया। क्लियर? ठीक है, तो इन दैट आज का क्लास हम लोग